क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, वो भी शॉर्ट टर्म में? तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू आज आपको बताऊंगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है आपको। आइए इससे पहले समझते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ बेसिकली इट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना कंपनी का शेयर को बेचती है यानी डाइल्यूट करती है, तो इसको बोलते हैं आईपीओ। सो इससे पहले जानते हैं कि कंपनी कितने तरीके से पैसा रेज कर सकती है। कंपनी दो तरीके से पैसा रेज कर सकती है पब्लिक से। वो दो तरीका क्या होता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि कंपनी अपना लोन लेके या तो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा रेज कर सकती है, यानी अपना डिबेंचर इशू करके पैसा रेज कर सकती है, इसको बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। और दूसरा जो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब कि कंपनी अपना जो इक्विटी शेयर्स है उसको डाइल्यूट करके भी पैसा रेज कर सकती है, इसको बोलते हैं आईपीओ। सो आईपीओ बेसिकली जब कंपनी अपना शेयर को बेच के पैसा इकट्ठा करती है, वो प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं। आइए समझते हैं आईपीओ का कितने आईपीओ की क्यों जरूरत पड़ती है कंपनी को, यानी फंड रेजिंग के लिए क्यों जरूरत पड़ती है कंपनी को फंड रेज करने के लिए। इसका 4 रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है कंपनी को बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, इसीलिए उसको पैसे की जरूरत है यानी फंड की जरूरत है, तो उसके लिए वो आईपीओ ला सकती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसका डेट जो है ज्यादा हो, यानी उसका लोन्स जो है ज्यादा है, उसको कम करने के लिए या तो कंप्लीटली खत्म करने के लिए भी पैसा रेज कर सकती है आईपीओ के थ्रू। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कंपनी का वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, यानी उसको डे टू डे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो वो भी आईपीओ के थ्रू रेज कर सकती है। और चौथा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी में कुछ पहले कोई इन्वेस्टर्स हैं, यानी जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट या तो एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि एग्जिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। तो ये 4 रीजन हो सकता है कंपनी को पैसा रेज करने के लिए थ्रू आईपीओ। आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करने के लिए ये 4 रीजन हो सकता है। ओके, आइए समझते हैं आईपीओ कितने टाइप के होते हैं। आईपीओ 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स प्राइस इशू, यानी इसमें कंपनी जो प्राइस इशू अपना शेयर का इशू निकालती है, वो अपना मर्चेंट बैंकर या तो जो होते हैं मर्चेंट बैंकर के साथ बैठ के डिसाइड करती है कि अपनी कंपनी का शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए। जैसे कि उसका बैलेंस शीट देख के, यानी उसका असेट लाइबिलिटी या तो अदर जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको नजर में रखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए, यानी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। वो जो प्राइस डिसाइड करते हैं एक फिक्स प्राइस होता है, इसीलिए इसको फिक्स प्राइस इशू बोला जाता है। और दूसरा जो होता है बुक बिल्डिंग इशू। सो बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है? बेसिकली ये जो इशू होता है इसमें कंपनी डिसाइड नहीं करती अपना शेयर का प्राइस, यानी शेयर का वैल्यू कंपनी नहीं डिसाइड करती। इसमें जो पब्लिक होते हैं यानी जो अप्लाई करते हैं वो डिसाइड करते हैं। वो कैसे ना, कंपनी जब इशू निकालती है उसमें 2 प्राइस डिक्लेयर करती है, यानी उसका एक प्राइस बैंड डिक्लेयर करती है, एक लोअर प्राइस एक हायर प्राइस। ओके, एक उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस और अपर प्राइस यानी कैप प्राइस बोलते हैं। तो ये 2 प्राइस डिक्लेयर करती है, तो बिडिंग डाला जाता है। इसमें जो इंटरेस्टेड होता है इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने के लिए कंपनी में, तो बिड डालता है यानी बिडिंग डाला जाता है। तो लास्ट में जो बिडिंग प्राइस सबसे ज्यादा बिडिंग डाला जाता है उसी प्राइस से डिक्लेयर किया जाता है स्टॉक का प्राइस या शेयर का प्राइस। तो ये बेसिकली बुक बिल्डिंग इशू ज्यादातर एक बेस्ट वे होता है कंपनी का शेयर का प्राइस का डिस्कवर करने के लिए, ये बेस्ट मैकेनिज्म है। सो इसीलिए ज्यादातर आईपीओज बुक बिल्डिंग इशू ही लाते हैं। ओके, अभी समझते हैं आईपीओ प्रोसेस कैसे होता है। आईपीओ प्रोसेस करने के लिए जो कंपनी आईपीओ लाती है वो एक दूसरी कंपनी को अपॉइंट करती है, जिसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। जो मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है? मर्चेंट बैंकर बेसिकली एक नॉर्मल बैंक नहीं होता है। ये कंपनी अपना जो अंडरराइटिंग का काम करती है, आईपीओ यानी पैसा रेज करने के लिए हेल्प करती है दूसरी कंपनीज को, और भी दूसरे सारे काम करते हैं जो कि
एक नॉर्मल बैंकिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो बेसिकली मर्चेंट बैंकर जो है आईपीओ का पूरा प्रोसेस देखती है। ओके, तो आइए समझते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है आईपीओ लाने के लिए। पहला जो प्रोसेस होता है ड्राफ्ट प्रिपरेशन। ड्राफ्ट प्रिपरेशन का क्या मतलब है, जैसे कंपनी आईपीओ लाएगी उसके लिए मर्चेंट बैंकर के साथ बैठ के पूरा कंपनी का डिटेल एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, जो कि मर्चेंट बैंकर हेल्प करती है कंपनी को बनाने के लिए। तो एक बार मर्चेंट बैंकर प्रोस्पेक्टस बनाएगी जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट लेके मर्चेंट बैंकर लेके जाएगी सेबी को, जो कि उसका पूरा डिटेल स्टडी करेगी, कंपनी क्या करती है, क्या डिटेल है, फाइनेंशियल डिटेल इसका कंपनी का। करने के बाद वो फिर इशू लाने के लिए अप्रूवल देती है। यानी पहला जो प्रोसेस होता है ड्राफ्ट प्रिपेयर होके सेबी को जाता है। अगर वहां से अप्रूवल आ जाता है तो ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आ जाने के बाद फिर कंपनी मर्चेंट बैंकर मिलके आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यानी उसका मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग ये वगैरह स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रोड शोज वगैरह हो या तो एडवर्टाइजिंग हो, ये सारा चीज करते हैं। यानी मार्केटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर जब मार्केटिंग प्रोसेस चालू हो जाने के बाद उसका इशू मार्केट पे आता है। यानी एक डेट फिक्स होता है जो ज्यादातर 3 दिन तक होता है, मिनिमम 3 दिन के लिए होता है इशू का प्रोसेस। 3 दिन का इशू का डेट 3 दिन के लिए होता है। उसमें जो 3 दिन प्रोसेस होता है उसमें प्राइस बैंड डिक्लेयर किया जाता है। यानी मर्चेंट बैंकर और कंपनी मिलके प्राइस बैंड डिक्लेयर करते हैं। तो प्राइस बैंड में फिर बिडिंग डाला जाता है। जो इंटरेस्टेड होते हैं क्लाइंट वो बिडिंग डालते हैं। फिर उसके बाद इसका प्राइस फिक्स होता है। प्राइस फिक्स होने के बाद इसका अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। यानी अलॉटमेंट यानी जिसको शेयर मिलना होता है, बिडिंग में जो जिसको शेयर मिला होता है उसका डिमैट अकाउंट में शेयर चला जाता है, और जिसको नहीं मिला होता है उसका पैसे वापस किया जाता है। उसके बाद एक दिन लिस्टिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज में। उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है लिस्टिंग प्रोसेस। यानी स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर लिस्टिंग होता है। मान लीजिए एनएससी हो या बीएससी हो, कहीं भी लिस्टिंग हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो जब लिस्टिंग हो जाता है फिर उसको इन्वेस्टर उसको बेच के निकल सकता है या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस होता है पूरा मर्चेंट बैंकर देखती है। ओके, आइए समझते हैं मर्चेंट बैंकर का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक्चुअली होता क्या है। जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है बेसिकली एक जन्म कुंडली होता है कंपनी का। यानी जो कंपनी आईपीओ लाती है उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बना के भेजना पड़ता है सेबी को। यानी सेबी से जो अप्रूवल होके आ जाता है उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। आइए समझते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, यानी आरएचपी क्या होता है। आरएचपी बेसिकली कंपनी का जन्म कुंडली होता है। इसमें कंपनी का ए टू जेड यानी पूरा डिटेल रहता है, जैसे कि कंपनी का प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का पैसा रेज करने के लिए पैसे क्यों चाहिए, मतलब रीजन क्या है पैसा रेज करने के लिए। उसके बाद कंपनी का रिस्क क्या हो सकता है, अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसमें रिस्क क्या हो सकता है इन्वेस्टर को। ये सारा चीज इसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में डिटेल मेंशन किया रहता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले आईपीओ में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को थॉरोली देखना चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए, ताकि उसके बाद इन्वेस्ट कर सके। अगर कंपनी का कुछ जैसे कि प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं, प्रोमोटर का डिटेल रहता है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनका पास्ट हिस्ट्री क्या है, कंपनी का पास्ट हिस्ट्री क्या है, कितने साल से काम कर रहे हैं, कौन सा फील्ड में है, ये सारा चीज आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में डिटेल मेंशन किया रहता है। सो इसीलिए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले आईपीओ में यानी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को थॉरोली देखना चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन बायर होते हैं आइए देखते हैं। पहला जो इन्वेस्टर हो सकते हैं वो होते हैं एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि 2 लाख से ऊपर का जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो एचएनआई इसको भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो टाइप का इन्वेस्टर होते हैं उनको क्यूआईबी बोलते हैं। क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बेसिकली ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये होता है QIB। और तीसरा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, यानी रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से नीचे का इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो इसके लिए जो 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं IPO में, इनके लिए कुछ हिस्सा जो होता है वो फिक्स किया जाता है, यानी उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि QIB के लिए 50% ऑफ IPO जो कोटा है, यानी उतना फिक्स किया गया है जो कि 50% हिस्सा IPO का 50% IPO में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं NII होते हैं, उनके लिए 15% फिक्स किया गया है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 35% तक IPO में हिस्सा का फिक्स किया गया है। ओके, तो ये है कितने इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद जानते हैं IPO में प्रॉफिट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए लेट्स से कोई कंपनी ABC है जिसका 100 रुपये में उसका लिस्टिंग प्राइस था, यानी 100 रुपये में उसका अलॉटमेंट हुआ था शेयर, पब्लिक को 100 रुपये में अलॉटमेंट हुआ था। अगर वो लिस्टिंग डे पे, यानी जिस दिन कंपनी लिस्टिंग होती है उस दिन अगर इसका प्राइस 150 रुपये तक चला जाता है, तो उस दिन अगर पब्लिक और क्लाइंट जो भी इन्वेस्टर जो अप्लाई किया था उसको अगर बेच देती है तो 50% का रिटर्न मिल जाता है। इसका पूरा डिटेल एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। IRCTC जो IPO लाया था, कंपनी अपना 645 करोड़ का IPO लाया था, उसका जो प्राइस बैंड था 315 से 320 का रेंज पे था, और इसका जो लिस्टिंग था इसका 644 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, और उसका जो लिस्टिंग डे का हाई था वो था 688 था, यानी 320 रुपये में अलॉटमेंट हुआ था शेयर, और इसका जो प्राइस है 688 तक चला गया था, यानी लिस्टिंग डे पे पैसा जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो IPO मेरे ख्याल से IPO इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप जिसमें इन्वेस्ट करके आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो ये डिटेल है वीडियो IPO के रिगार्ड में। आप अगर अच्छा लगता है ज़रूर इसको एंड तक आप जाके लाइक कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं, जो कि आगे जाके मेरे जितने सारे वीडियोस आएंगे आप इसको भी पहले देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।